ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम आ गए लेक्चर नंबर 38 के ऊपर। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 38 के लिए पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर कर दिए। अब आ जाते हैं ज़रा हम अपने बुक की तरफ कि हम क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर को डिस्कस करने जा रहे थे। ठीक है जी, MS11 से जाते हैं। ठीक है जी, क्लास ए पावर एम्पलीफायर। क्लास ए बी। ठीक है जी। और अगर देख लेते हैं इसके अंदर क्लास सी की कोई एग्जांपल दी हुई है। क्लास सी ऑपरेशन। ठीक है जी, चले ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे क्लास ए पावर एम्पलीफायर के ऊपर। ठीक है जी, क्लास ए से मुराद क्या है? When an amplifier is by such as the it always operates in the linear region where the output signal is an amplified replica of input signal. It is a class A amplifier. The discussion of amplifiers in this previous chapter applies to class A operation. Power amplifiers are those amplifiers that have the objective to deliver power to a load. This means the component must consider in terms of their ability to dissipate heat. अच्छा जी, अब आ जाए क्लास एम्पलीफायर किसे कहते हैं? ऐसा एम्पलीफायर जो कि लीनियर रीजन में हो। मतलब यह है कि अगर आपके पास 0 से 15 वोल्ट तक की सप्लाई है, यानी कि +15 है मिसाल के तौर पर, तो उसका जो क्यू पॉइंट है वो अराउंड 7.5 वोल्ट के सेट हुआ हो, ताकि एक ही ट्रांजिस्टर जो है वो सिग्नल की एम्पलीफिकेशन करे, आउट ऑफ फेस करेगा। लेकिन क्या होगा, 7.5 टू 15 वन पीक एंड 7.50 टू माइनस पीक। तो एक तरफ हाई पीक, एक तरफ लो पीक। अगर ये सेंटर पॉइंट पे या क्यू पॉइंट आपका बेहतर सेट नहीं हुआ होगा तो ये खास हद के बाद एम्पलीफायर क्लिपिंग में चला जाएगा। दूसरी बात ये कि दे आर, इसमें लिखा हुआ है the discussion of amplifiers in the previous chapter apply to a class A operation. The power amplifiers are those amplifiers that have object to deliver power. अच्छा जी, पावर टू अ लोड, पावर से क्या मुराद है? V इज इक्वल टू आई आर। यानी कि पावर वो फैक्टर है जिसके दो कंपोनेंट है, करंट एंड वोल्टेजेस। ठीक है जी, करंट एंड वोल्टेजेस। ठीक है जी। अच्छा, लोड से क्या मुराद है? कि ऑब्वियसली वो लो इम्पीडियंस का लोड होगा, हाई इम्पीडियंस का नहीं होगा। लो इम्पीडियंस का होगा जब भी करंट उसके अंदर इतना तो गुजरेगा कि वो हीट डेसिपेट कर सके। ठीक है जी, चलिए जी, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा इस चैप्टर के आगे। हीट डेसिपेशन क्या है? पावर ट्रांसफर्स एंड अदर पावर रेज मस्ट डेसिपेट a large amount of internally generated heat. For बिजली power transfer, the collector terminal is the critical junction. For this reason, the transfer case is always connected to the collector terminal. वहाँ समझ भाई, हमने पहले डिस्कस किया है कि चूंकि करंट गुजरेगा तो भाई हीट डेसिपेट होगी, ज्यादा करंट होगा ज्यादा हीट डेसिपेट होगी। अब ये पावर एम्पलीफायर मतलब वहाँ करंट का अमाउंट मिली में नहीं है, एम्पेयर्स में है। माइक्रो और मिली में नहीं है, एम्पेयर्स में है। फिलहाल तो वहाँ हीट डेसिपेट होगी। और चूंकि कलेक्टर पे ही सारा दारोमदार, जो असल जो कलेक्टर है वो ही करंट प्रोवाइड करता है एमीटर की तरफ। तो जो कलेक्टर है वो मेन रीजन है, उसको ठंडा रखने के लिए इसलिए उसको हीट सिंक से कनेक्ट किया जाता है, या उसकी डोपिंग ही उस मेटल पार्ट पे की जाती है जो बाद में हीट सिंक से कनेक्ट होगा। The collector terminal is critical junction. For this reason, the transfer case always connect to the collector terminal. The case of the all power transfer are designed to provide a large contact area between इट एंड एक्सटर्नल हीट सिंक। जहाँ हीट सिंक लगाते हैं उसके साथ वो मेटल पार्ट दिया था, और इतना दिया था कि मैक्सिमम वो हिस्सा उस ट्रांजिस्टर की केसिंग का, उसकी बॉडी का, उसकी हाउसिंग का इतना तो हो कि वो हीट सिंक में मैक्सिमम कनेक्ट हो सके। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं, या तो गूगल खोल लें।
और नेट भी प्रॉब्लम ही कर रहा है समझ से बाहर। अच्छा जी, ठीक है जी, अब आ जाए आप। हम ले लेते हैं BD139। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको हम दिखा सकें या हम देख सकें। ठीक है जी, इमेजेस पे आ जाए। ये हमने अपनी क्लास के अंदर इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं देखा है हमने ये ट्रांसफर। ठीक है जी, अब अगर इसकी इमेजेस पे आए देखें, ये मेटल पार्ट है इसका, ये ओरिजिनल इमेज है इसकी, ये मेटल पार्ट है। ठीक है जी, अब ये मेटल पार्ट देखें बॉडी का कितना है, इस पूरी हाउसिंग का अच्छा खासा एरिया, अराउंड 60% तो है ये। अब यहाँ पे हीट सिंक कनेक्ट की जा सकती है। अच्छा, ये इतना अच्छा फैब्रिकेट नहीं होगा, अगर कोई अच्छा फैब्रिकेट हुआ तो देखें बड़ा प्लेन सा ही फैब्रिकेट हुआ हो। तो अराउंड 60% तो ये एरिया है जो कि ये हीट डेसिपेट करने का इन्होंने हीट सिंक कनेक्ट करने के लिए रखा है, ताकि हीट डेसिपेट, हीट बाहर आ सके। अच्छा, BD139 को हम हीट सिंक से देख लें। कहीं ना कहीं हीट सिंक ये छोटी छोटी इसके लिए अवेलेबल है। ये छोटा सा कोई पावर एम्पलीफायर है, आगे ऑप एम्प लगा है, ये दो एनपीएन पीएनपी के 139 139 और 140 के पेड़ लगे। अभी क्या है, पीछे कनेक्ट हुए हुए। ठीक है जी, इस तरह से आप इसमें भी देख लें। ठीक है, यहाँ पर हीट सिंक पे कनेक्ट हुए ताकि हीट डेसिपेट की जा सके। अच्छा, इस तरह की जो हीट सिंक है आपको मिली गई होंगी, देखा। अच्छा, ये क्या है, 1.5 एम्पेयर आइडियली देता है ना, नहीं क्या 1 एम्पेयर भी है। तो जहाँ एम्पेयर रेटिंग आ गई ना, कि ट्रांजिस्टर जब एम्पेयर तक, इतने एम्पेयर तक डेसिबल रहता है, चाहे 1 एम्पेयर, इसका मतलब वहां पे हीट सिंक लगेगी। अच्छा, ये कुछ अलग किस्म की हीट सिंक से ताल्लुक BD139 से नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। हमारे सामने इसको खोल के देख लेते हैं। जब तक वो लोड हो रहा है, ये 139 नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसी तरह से हम ले लेते हैं BD139 हो गया। अच्छा, 2SD, ओ सॉरी, 2SD 313, क्योंकि मुझे याद है अभी एक और, TIP सीरीज के भी तो याद नहीं रहा अब क्या है ये। अब आगे देखें, BD 2SD 313। अभी देखें कि इसके भी बहुत बड़ा साइज जो है वो पीछे मेटल का, एक तो बॉडी से बाहर भी है, और बॉडी के अंदर भी 50% के अराउंड क्या है, ये 60% के अराउंड बॉडी का ये हिस्सा है। इसका मतलब क्या है, हीट मैक्सिमम कलेक्टर रीजन से इस मेटल प्लेट पे आ जाए। ठीक है जी, कलेक्टर रीजन से इस मेटल प्लेट पे आ जाए। ठीक है जी, अब चूंकि वो ट्रांजिस्टर छोटा था, उन्होंने क्या किया, उसके अंदर ही होल दे दिया। अभी इसको क्या किया, इन्होंने बड़ा कर दिया, क्योंकि इसके अंदर हीट रेटिंग ज्यादा होगी, इसकी करंट रेटिंग ज्यादा होगी। तो करंट रेटिंग ज्यादा होगी तो हीट भी ज्यादा डेसिपेट होगी। ठीक है जी, D313 हीट सिंक के साथ कहीं दिख जाए तो अभी हम लगा लेते हैं। ये लगा हुआ था, पता नहीं D313 है नहीं, लेकिन लेकिन जो भी ट्रांजिस्टर है इस पैकेज का है, ये भी कोई पावर एम्पलीफायर ही है। ठीक है जी, आप ये देखें, ट्रांजिस्टर को उन्होंने हीट सिंक पे माउंट किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाए इससे बड़े पैकेज सॉरी, BD139 2SD 313। अच्छा जी, MJ, नहीं, TIP 147, जरा चेक करते हैं कौन सा है ये। खैर, ये तो पैकेज है, एक ये पैकेज भी है इसका। ठीक है जी, अगर इस पैकेज की हमें मिल जाए, ये देखें साइज में बड़ा है। हाँ, याद आ गया, बहुत इस्तेमाल कर लिया, अब याद आ रहा। 2SD 1047, 1047, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। ठीक है, जिसके दो पैकेज में अवेलेबल है, एक ये वाला पैकेज है और एक ये वाला पैकेज है। अब इन दोनों पैकेज में अगर हम देखें तो ये इसकी रेयर साइड है। अब कितना बड़ा हिस्सा इन्होंने इसमें देखें तो 80% जो इसका टोटल हाउसिंग है या पैकेज है, उसका क्या है, ये टोटल 80% इसका क्या है, मेटल पार्ट है। अच्छा, अगर हम डेटा शीट निकाल लें, अभी हम इसकी करंट रेटिंग भी पढ़ लेते हैं। कहाँ जाएगा, इसकी कॉल आ रही है व्हाट्सएप, बाद में बात करते हैं। ठीक है जी, अब इसका IC करंट कितना है, 12 एम्पियर तक। कितना है, वैसे तो कंटिन्यूस है,
लेकिन पीक करंट कितना है, 15 एम्पियर तक जा सकता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या रखा है, कितना बड़ा हिस्सा रखा है। अब इसको हम अगर हीट सिंक के साथ देखें तो उसकी हीट सिंक थोड़ी टिपिकल और बड़ी होती है, लगाई जाती है ताकि ज्यादा हीट डेसिपेट हो सके। ये देखें, जैसी इसकी बात आई तो देखें थोड़ी हीट सिंक की भी शक्ल चेंज हो गई। खैर ये इसकी नहीं है, ये कुछ रेकमेंड की जाएगी जहां पे ये लगे ट्रांजिस्टर। अच्छा जी, लगा होगा ही मिल जाए हमें तो अच्छी बात है। ये भी देख लेते हैं, ये 1306। खैर लेकिन 12 में आपको हीट सिंक दिखाना चाहता, हीट सिंक मजीद दिख जाए तो क्या बात है। हीट सिंक हीट सिंक हीट सिंक नहीं आ रही इसमें कहीं। ये भी एक मेटल ट्रांजिस्टर है, ठीक है जी। अब ये उससे भी बड़ा है, ये क्या है, 2SA1494। गूगल बाबा खोल लेते हैं। 2SA1494, ठीक है जी। इमेजेस, इसकी रेयर साइड दिख जाए ना तो अंदाजा हो जाए। ये देखें, ये रेयर साइड है इसकी। इतना बड़ा एरिया जो मेटल के लिए लगाया गया है, ठीक है जी। ये की कोई जेपैग है कि पावर एम्प में कैसे इस्तेमाल होते थे। बहरहाल इसकी हम डेटा शीट भी देख लेते हैं। सैनकेन बहुत पुरानी कंपनी है, और ये जापानीज जो ऑडियो इक्विपमेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा यही इस तरह के ट्रांसफर इस्तेमाल होते थे। जो भी हम A1494 थी, 14 कौन सा इस्तेमाल किया हमने, ठीक है जी। अब इसका आईसी देखें, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ए सीरीज है, 17 एम्पेयर। उन्होंने पीछे एरिया कितना रखा है इसका हीट डेसिपेशन के लिए। बस मेरे ख्याल में बात काफी हद तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। ये पैकेज है। अब जितने बड़े ट्रांजिस्टर है उनकी जो रेयर साइड है वो बहुत बड़ी जगह होती है जहां से आप हीट लगा के, हीट सिंक लगा के हीट को बाहर डेसिपेट करते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल आपकी प्रोसेसर की। प्रोसेसर का भी हीट सिंक भी लगता है, एक मेटल पीस होता है उस पर लगाया ताकि हीट वहां डेसिपेट हो रही थी। असल जो ट्रांजिस्टर से कलेक्टर होते हैं, जो भी पॉइंट होता है, वो आप फिर उसको और ठंडा करने के फैन लगाते हैं, बहुत से वाटर कूल्ड आते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी क्यू पॉइंट के बारे में हम देख चुके हैं, पावर गेन का मतलब वो भी आपको अंदाजा ही है। अब हम क्या करते हैं, इस सर्किट को बनाते हैं और देखते हैं कि ये क्या वाकई चल रहा है, चला। लेकिन इस सर्किट में प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव द ट्रांजिस्टर नंबर्स। तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि किस ट्रांजिस्टर को इसमें इस्तेमाल किया। अगर आपने इसके अंदर वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे कर ली तो वो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। तो हम इस एग्जाम्पल को सिर्फ एज अ कैलकुलेशन ही रखते हैं, या देख लेते हैं अगर इसमें कहीं लिखा हुआ है। ये क्या है आपकी सिर्फ, ठीक है जी। चलें जी, ये तो आते रहेंगे। वोल्टेज और पावर में अब आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पे क्या है, ये क्या बना हुआ है आपका, डार्लिंगटन पेयर बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, डार्लिंगटन पेयर बना हुआ है। और इमीटर से आउट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। कौन सा है ये, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, ठीक है जी। अब कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। अब यहाँ जो सिग्नल आएगा वो अभी हम देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। लेकिन जो सिग्नल यहाँ मौजूद होगा उसका इन फेज यहाँ देगा। आपको कॉमन कलेक्टर का पता है ना कि वहां पे अमूमन क्या होता है, करंट गेन हाई होता है या लो होता है। बहरहाल अब यहाँ पे डीसी कंपोनेंट है उसको फिल्टर आउट करने के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है, ये लोड रेजिस्टेंस। जैसी एसी वेरिएशन आएगी तो एक आपका स्पीकर उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ 2 वॉट की 33 ओम की रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा करंट यहाँ फ्लो हो सकता है, ठीक है जी। 12 डिवाइड बाय 33 कितना होता है, 250 मिली एम्पेयर यहाँ से गुजरेगा, ठीक है जी। तो ये अच्छा खासा करंट है किसी भी एक छोटे स्पीकर को ड्राइव करने के लिए। अच्छा, जो सिग्नल यहाँ आएगा वही इन फेज यहाँ मिलेगा। अब यहाँ से उन्होंने क्या किया, करंट एम्पलीफाई किया, उस तरफ से उन्होंने वोल्टेज एम्पलीफाई किया, क्योंकि कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर का वोल्टेज गेन 1 होता है। क्या होता है, वोल्टेज गेन 1 होता है, इसको वेरीफाई कर लेगा। यहाँ पे सिग्नल आया, इन्होंने क्या किया, इसको वोल्टेज एम्पलीफाई किया और आउट ऑफ फेज किया। हो ही जाएगा, कलेक्टर से आप लेंगे तो आउट ऑफ
फेज होगा, उसको फीड कर दिया डार्लिंगटन पेयर के जरिए ताकि मैक्सिमम गेन आए किसके अंदर, Q3 के अंदर। ठीक है जी, अब Q3 से जब ले रहे हैं तो वोल्टेज गेन तो नहीं होगा लेकिन करंट गेन होगा, तो P पावर, V यहां से बढ़ा, I यहां से बढ़ा, तो क्या हो गया, ये पावर एम्पलीफायर बन गया। मतलब सिंपल सिंपल है, इसको आप देख लीजिएगा। अब आप यहाँ देखें कि वोल्टेज स्विंग चाहे इस पॉइंट पे हो, Q के C पे हो या Q3 के E पे हो, दोनों केसेस के अंदर या वोल्टेज गेन हो रहा हो या करंट गेन हो रहा हो, आपके पास क्या सिंगल ट्रांजिस्टर है जो पूरे साइकिल को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है जी, 360 डिग्री इन आया, 360 डिग्री आउट ऑफ फेज आउट आया, ये सिग्नल बढ़ गया, और यहां से जो फीड हुआ वही 360 डिग्री आउट आया लेकिन आउट ऑफ फेज आया, और एक ही ट्रांजिस्टर ने ड्राइव किया। अब अगर सिग्नल नहीं है तो ये दोनों तीनों ट्रांजिस्टर आपके एक्टिव रहेंगे, सिग्नल नहीं है, दोनों ये तीनों ट्रांजिस्टर आपके एक्टिव रहेंगे, लेकिन करंट डेसिपेशन थोड़ी सी कम होगी। ठीक है जी, एक्टिव तो है, जब तो क्यू पॉइंट सेट किया हुआ है, सिग्नल आने पे आने के ऊपर ये लोड ज्यादा एक्टिव होगा क्योंकि सिग्नल यहाँ पे एसी ही पास कर सकता है, डीसी पास नहीं हो सकता क्योंकि कैपेसिटर लगा। तो स्पीकर उसी वक्त एक्टिव होगा जब आपके पास सिग्नल होगा, यानी एसी पास होगा तो ये स्पीकर एक्टिव होगा, अदरवाइज डीसी की बाइसिंग के ऊपर, डीसी वोल्टेज के ऊपर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो फायदा क्या है कि इसकी एफिशिएंसी कम है लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है क्योंकि एक ही ट्रांजिस्टर आपका स्विंग करवा रहा है। ठीक है जी, लेकिन नुकसान क्या है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्नल नहीं है तो अननेसेसरी पावर ड्रॉ कर रहा है क्योंकि सारे ट्रांजिस्टर आपके बाइस हुए हैं। अच्छा जी, क्लास बी एंड क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर, व्हेन एन एम्पलीफायर इज बाइस एट कट ऑफ so that it operates in a linear region of 180 डिग्री। क्यों, जब आप क्यू पॉइंट सेट कर लेते हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा तो कलेक्टर पे वोल्टेज कम होंगे, वोल्टेज कम होगा तो कलेक्टर वोल्टेज बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि जीरो से ऊपर नीचे वेरी होगा तो कलेक्टर पे ऊपर नीचे वोल्ट वेरी होंगे। लेकिन अगर इसमें ट्रांजिस्टर को ऐसे बाइस किया कि वो कट ऑफ पे और सिग्नल आने पे एक्टिव होता है तो क्या करेगा, सिर्फ एक साइड जाएगा, नीचे वाले पे तो मजीद अनबाइस्ड हो जाएगा वो। ठीक है जी, व्हेन एन एम्पलीफायर is biased at cutoff so that it operates in a linear region of 180 degree of the input cycle and is in cutoff for 180 degree. It is class B amplifier. यानी कि एक ट्रांजिस्टर या दो ट्रांजिस्टर ऐसे बाइस हुए होंगे जो विदाउट सिग्नल किस पे, अपने कट ऑफ मोड पे। अब अगर सिग्नल प्लस जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर अपने एक्टिव रीजन की तरफ जाएगा और उसको एम्पलीफाई करेगा, और वापस जब सिग्नल जीरो पे आएगा तो कट ऑफ में आएगा। जब सिग्नल माइनस पे आएगा तो पीएनपी ऑपरेट करना शुरू करेगा, पीएनपी से नीचे से पीक आएगी, वापस जीरो पे आएगा तो पीएनपी कट ऑफ मोड पे आ जाएगा। इस तरह के एम्पलीफायर कहलाते हैं आपके पास क्लास बी एम्पलीफायर। मतलब क्लास ए वो है जो पूरा 360 डिग्री का स्विंग देगा, क्लास बी वो है कि जिसके अंदर ट्रांजिस्टर 180 डिग्री का स्विंग देगा। अब अगर इतनी बात को समझा जाए तो इसमें एक फायदा तो है, एक फायदा यह है कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में अनटिल अनलेस सिग्नल अपीयर्स या फॉरवर्ड सिग्नल अपीयर्स। ठीक है जी, फॉरवर्ड सिग्नल अपीयर होगा, जंक्शन फॉरवर्ड होगा तो ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिस्टर कट ऑफ में। इसका मतलब अननेसेसरी पावर डेसिपेट नहीं हो रहा, वो क्यू पॉइंट का चक्कर नहीं है। लेकिन इसका नुकसान भी होगा, वो देखते हैं आगे। इट इज अ क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर आर बायस्ड टू कंडक्ट फॉर स्लाइटली मोर देन 180 डिग्री। The primary advantage of class B or class AB amplifier over a class amplifier that either one is more efficient than class A। सही जी, दोनों का फायदा ये है कि वो क्लास ए से ज्यादा, क्यों ज्यादा, भाई जब एफिशिएंसी का मतलब है कि जो पावर ड्रॉ कर रहा है उतना आउटपुट भी दे। अब जब इनपुट ही नहीं है, वो पावर ड्रॉ कर रहा है, उसकी अनएफिशिएंसी दिख रही है क्लास ए की। अच्छा, क्लास बी के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जीरो क्रॉसिंग की। मतलब एक ट्रांजिस्टर तो आपका कट ऑफ में चला गया तो दूसरा जब बाइस होता है, भाई एक ही सिग्नल है 360 डिग्री का, अगर वो सिग्नल आ रहा है, ये 360 डिग्री का सिग्नल आ रहा है, ये एक ट्रांजिस्टर को एक वक्त में बाइस करेगा, दूसरे सिग्नल का उसका आधा पार्ट दूसरे ट्रांजिस्टर को बाइस करेगा, तो ये जो स्विचिंग टाइम है इसमें आपके पास जीरो क्रॉसिंग आता है। ये प्रॉब्लम आती है जो डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है, उसको ओवरकम करने के लिए क्लास ए बी एम्पलीफायर बनाया जाता है। मतलब ट्रांजिस्टर को हल्का सा बाइस रखा जाता है, दोनों ट्रांजिस्टर हल्के से बाइस होता है। वो तो भाई क्यू पॉइंट तो समझ ले सेंटर में सेट है,
ये ऐसा समझ लें कि 0 से 0.1 रखा हुआ है, ताकि वो जो बाइसिंग का टाइम है जिसकी वजह से सिग्नल का टाइम क्रॉस होता है और जो वेव है उसमें डिस्टॉर्शन आती है, वो चीज़ क्रिएट ना हो। अभी हम देखते हैं आगे, आपको जब वेव दिखेंगी तो उसमें आपको अंदाजा होगा कि ए में तो मसला ही कोई नहीं, बी में मसला आता है कि बीच के अंदर हाफ साइकिल्स के बीच में भी थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है। तो इसको दूर कैसे किया गया कि क्लास ए बी कर लिया कि दोनों ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रखा गया, लेकिन एक्टिव बिल्कुल स्टार्ट के अंदर या नियर टू एक्टिव रखा गया। ठीक है जी। हाँ एम्पलीफायर, अच्छा जी। यू कैन गेट मोर आउटपुट पावर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट। हाँ जी, सीधी बात है। अगर आपके पास एक ट्रांजिस्टर 360 डिग्री को एम्पलीफाई कर रहा है तो लाते वो आधे वोल्टेज पे आके ऑपरेट कर रहा है उसका क्यू पॉइंट। इसका मतलब ये कि वेव जो है वो, अगर हमने 15 वोल्ट दिया सप्लाई, तो वेव जो चल रही है वो 7.5 टू 15 आइडियल एंड 7.5 टू 0 आइडियल चल रही है। इसका मतलब 7.5 वोल्ट की पीक, अब जितना वोल्टेज उतना करंट। अब अगर यही मैं क्लास बी या क्लास ए भी ले लूं, तो एक ट्रांजिस्टर जो भी ऑपरेट करेगा या तो 0 से 15 करेगा या 0 से -15 करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ गया तो अल्टीमेटली क्या बढ़ गया, पावर गेन बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो जब तो पीक बढ़ गई, जब पीक बढ़ गई तो वी बढ़ गया, वी बढ़ गया तो आई अल्टीमेटली बढ़ गया। A disadvantage of class B or class B amplifier is that more difficult to implement the circuit in order to get linear reproduction। हाँ, इसकी बाइसिंग प्रॉब्लम करती है कि आपके पास जैसे ही सिग्नल एक साइकिल खत्म हो दूसरा ट्रांजिस्टर एक्टिव हो तो बिल्कुल उसकी लाइन में आए, टाइम डिले ना आए बीच में। ठीक है जी। The term push-pull refers to a common type of class B or AB amplifier circuit in which two transistors are used to alternating half cycles to produce या reproduce the input waveform at the output। पुश कर रहा है ना भाई, पहले क्या एनपीएन चलेगा, फिर दूसरा चलता है पीएनपी, फिर सिग्नल को एक पुश कर रहा है एक पुल कर रहा है, एक एन है और एक पी है। क्लास बी में क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर एक साइकिल। ठीक है जी। अब ये देखें, अब एक ट्रांजिस्टर एक साइकिल चला रहा है। अच्छा जी, अब ये दो ट्रांजिस्टर है। अच्छा, ये बहुत सारे पहले वक्तों में जब ट्रांजिस्टर इतने अच्छे नहीं थे और इनपुट की बाइसिंग का प्रॉब्लम होता था, तो क्या करते थे, इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को मैच कराने के लिए इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता था। ठीक है जी। ट्रांसफर कपलिंग इज इलस्ट्रेटेड इन दिस, द इनपुट ट्रांसफर हैज अ सेंटर टैप सेकेंडरी स्टेप अप कर रहा है या एटलीस्ट आइसोलेशन दे रहा है। ठीक है, ताकि दोनों ट्रांजिस्टर एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। यहाँ पे लोड कांस्टेंट रहेगा लेकिन यहाँ पे आउटपुट आती रहेगी। अब ये जो डीसी कंपोनेंट, ये यहीं तक वैरी रह गया, आउटपुट पे नहीं आ रहा है। ये ट्रांजिस्टर फिजिकली इस आउटपुट से कनेक्ट नहीं है, ये ट्रांजिस्टर फिजिकली इससे कनेक्ट नहीं है, लेकिन इन दोनों के ऊपर एक कांस्टेंट लोड है जो ट्रांसफार्मर की अपनी वाइंडिंग या उसका इंडक्टिव लोड है। ठीक है जी। द इनपुट ट्रांसफार्मर हैज सेंटर टैप सेकेंडरी that is connected to the ground, producing phase inversion inside or respect other. The other transformer thus converts the input signal to output to out of phase signal for the transfer। Notice that both transfer are PNP NPN। ठीक है, ये दोनों एनपीएन है, इसको इस्तेमाल किया गया, ये फेज इन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि आपका जो आउटपुट आ रही है वो दोनों को ड्राइव कर सके। खैर, थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अब आ जाए इसके ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री ट्रांजिस्टर। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात कर रहे थे ना, अब क्या होता है जब साइंस या टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो अर्ली 70s या लेट 70s के अंदर ट्रांजिस्टर्स के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी डेवलप होना शुरू हो गए। तो स्टार्टिंग के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यानी कि पीएनपी अगर होता था तो वो ग्रीन कलर का होता था और एनपीएन ब्लैक कलर का होता था। तो दूर से अंदाजा हो जाता था कि एनपीएन कौन सा है, पीएनपी का। तो फिर वक्त के साथ साथ ये चीज खत्म हो गई, ब्लैक और ब्लैक ट्रांजिस्टर है, नंबर आइस अलग कर दिए गए भाई। अगर सी सीरीज है तो एनपीएन की है, ए सीरीज है तो पीएनपी की है, बी सीरीज है तो पीएनपी की है, डी सीरीज है तो एनपीएन की है। ठीक है, जैसे 2SC, 2SB, 2SA और 2SD, 2SD 313, 2SD 1047, 2SA 1015, ये हमने क्लास के अंदर देखे हैं। 2SA 1015 है और 2SA 733 है। इस तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं कि जो कि पीएनपी और एनपी में फर्क करते हैं। फायदा क्या हुआ, अब आपके पास वो 0 पॉइंट आ गया जिस पर आप लोड लगा सकते हैं। एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो दूसरा ऑफ है और अगले हाफ साइकिल पे ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है, ये ऑफ है।
ठीक है, ये बड़ी आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकली इतने आसानी से अचीव नहीं होती। ठीक है जी। अब ये पेड़ लगा दिए, यहाँ पे पेड़ नहीं थे, चूंकि एनपीएन थे तो हमें इसको स्टेबल करने के लिए इनपुट और आउटपुट पे ट्रांसफॉर्म लगाने पड़े ताकि फेज इंसर्शन मिल सके। ज्यादातर प्लस पे अगर ट्रांसफर कहीं जा रहा है तो माइनस साइकिल ट्रांसफर कहीं और जाएगा, वोल्टेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ वेरिएशन मिलेगी। खैर, अब इस चीज से थोड़ा सा इसे अवॉइड किया जाता है। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री की बात आ गई। सिमेट्री से दोनों एक जैसे, लेकिन एनपीएन और पीएनपी हम पिछले लेक्चर्स में डेटा शीट्स में देख चुके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब अगर यहाँ प्लस हाफ साइकिल आता है तो क्या होगा, आपका एनपीएन कंडक्ट कर रहा है, एन आ गया ना, एन पी एन, तो क्या है जी, प्लस आएगा तो एन पी एन है, ये पी जंक्शन फॉरवर्ड होगा और ये प्लस हाफ साइकिल कंडक्ट करेगा। और जैसे ही ये क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो ये क्या है, पी एन पी, एन साइड आएगी तो ये वाला ट्रांसफर कंडक्ट करेगा, तो एक ट्रांसफर एक हाफ साइकिल, एक ट्रांसफर दूसरा हाफ साइकिल। ठीक है जी, ये क्या हो गया आपका पुश पुल ऑपरेशन। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सिग्नल तो आ गया, आइडियली आपको क्या चाहिए कि सिग्नल इधर खत्म हो, दूसरा ट्रांसफर कंडक्ट कर ले, लेकिन होता क्या है कि ये कंडक्टिंग थी, खत्म हो गई, दूसरे को बाइस होने में, कंडक्ट होने में टाइम लगा, तो ये क्या हुआ, बीच में डिले आ गया, तो एक पीक, फिर एक स्ट्रेट लाइन और फिर एक नेगेटिव पीक। अब ये जो डिले आ रहा है बीच में, ये कहलाता है आपका क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। क्या कहलाती है ये, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। यानी कि ये दो ट्रांसफर इतने आराम से बाईस अनबाईस नहीं होंगे, या इसको बाईस होने में टाइम लग रहा होगा, सिग्नल है अभी कट ऑफ में, ये 0.7 का टाइम निकालेगा, उसके बाद सिग्नल आगे जाएगा। अगर फर्स्ट सिग्नल ये 1 वोल्ट का है तो 0.7 तो यही खाएगा, तो जितना टाइम गुजर रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो टाइम भी गुजर रहा है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आ जाती है, जहां पे आपकी वेव शिफ्ट हो रही है। ठीक है जी, अब इसको कैसे प्रूफ अप किया जाता है या इसको कैसे दूर किया गया कि बाइसिंग दी पुश पुल एम्पलीफायर फॉर क्लास ए बी ऑपरेशन। अगर फर्ज करें, जैसे मैं अभी आपको असाइनमेंट दूंगा और आप वहां देखते हैं ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, साथ में ये दो डायोड लगे हैं, इसका मतलब क्या किया इन्होंने, बाइसिंग की इस प्रॉब्लम को खत्म किया है, 0.7 पहले से ही बाइस कर रखा हुआ है। ठीक है जी, अब ये क्या है, ये नियर टू एक्टिव या एक्टिव रीजन के बिल्कुल स्टार्ट में, जैसे सिग्नल आएगा तो जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन है कि पीएनपी या एनपीएन को बाइस होने में टाइम लग रहा है, ये चीज यहाँ पे बचाई जा सकती है। अगर किसी भी एम्पलीफायर सर्किट में आप ये दो डायोड देखते हैं, इसका मतलब समझ जाए कि आपका एम्पलीफायर जो है पावर ट्रांसफर के पास, तो आपका एम्पलीफायर किस डिजाइन में बना हुआ है, क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है जी, इसको कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मर ये अब आप देख लीजिएगा, इसकी तो जरूरत एज सच नहीं है। ठीक है जी, तो ये कौन सा ऑपरेशन है, क्लास ए बी एम्पलीफायर है। अब ये थोड़ी सी थ्योरी है, इसकी पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे चूंकि कोई चीज दी भी नहीं है, तो हम इसको फिलहाल सिमुलेट नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसको फिलहाल सिमुलेट नहीं करेंगे। ठीक है जी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो चीज मैंने बतानी थी वो मैं यहाँ बता चुका हूँ। अभी एक आध लेक्चर के बाद जैसे कि हमारा 40 हो जाएगा, तो मैं एक आध लेक्चर रखूंगा रिवीजन का, जिसमें हमारा बीजेटी को रिवाइज किया जाएगा और उसमें डायोड को रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि आपके पास पेपर जो आएगा वो किसका आएगा, 80 नंबर का आएगा, और उसमें आपका मिड और फाइनल दोनों शामिल होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी तक जो हमने बात की, लाजमी बात है कि वो सिंगल ड्यूल सप्लाई थी, यानी कि प्लस वोल्ट भी थे, माइनस भी थे, और बीच का सेंटर पॉइंट क्या था आपका, ग्राउंड या जीरो था। ठीक है जी, अब आ जाए सिंगल सप्लाई पुश पुल एम्पलीफायर। ये एक अच्छा सर्किट है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको अभी फिलहाल सिमुलेट नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एनपीएन है और एक पीएनपी है। अभी सिंगल सप्लाई उसके लिए, जैसे गाड़ी का पावर एम्प है, मिसाल दे रहा हूँ, गाड़ी के पावर एम्प में सिंगल सप्लाई सर्किट नहीं होता भाई, ड्यूल सप्लाई होता है, लेकिन वहाँ सप्लाई होती है जो उसको कन्वर्ट करती है सिंगल 12 वोल्ट टू 24 या 48 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, ये आप देख लें कि इसको ऐसा बाइस किया गया है कि प्लस साइड पे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो, माइनस साइड पे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो। ठीक है जी, लेकिन इसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसके अंदर बहरहाल फिर भी डिस्टॉर्शन रहती है। ठीक है, आपने जंक्शन तो फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई आपकी वही है, प्लस टू माइनस, प्लस टू ग्राउंड। अच्छा जी, अब आ जाए डार्लिंगटन क्लास ए बी एम्पलीफायर। डार्लिंगटन का हमें पता ही है,
इस तरह का सर्किट अभी हम देख चुके हैं, डार्लिंगटन पेयरिंग की। ठीक है जी। अच्छा जी, क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास सी किसके लिए इस्तेमाल होता है? किसी खास सिग्नल की एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए, किसी खास फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए। दे आर मोस्टली फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करवाने के लिए बनाए जाते हैं। तो जो बचपन में, अगर पता नहीं आप लोगों ने बनाए हुए, हम लोग एफएम ट्रांसमीटर वगैरह बनाते थे, एफएम माइक बनाते थे। ये आपका एफएम रेडियो रिसीवर तो खैर नहीं बनाया, लेकिन जो एफएम माइक होते थे उसमें एक ही ट्रांजिस्टर लगा होता है, वो क्या है, क्लास सी ऑपरेशन पे काम कर रहा होता है। ठीक है जी। The basic concept of Class C operation is illustrated in this figure. A common emitter Class C amplifier with a resistive load is shown in this. A Class C amplifier is normally operated with the resonant circuit or load. Resonant circuit इसका मतलब R, L and C, especially L and C. Resonant का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। क्योंकि वो हमारे अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह का इस तरह का प्रोजेक्ट सब्जेक्ट ये नहीं है, जिसमें आर सी या एल सी टैंक सर्किट, एल सी रेजोनेंट सर्किट इसकी जिक्र नहीं है। एक खास फ्रीक्वेंसी जनरेट, अब आप फर्स्ट करें एफएम माइक बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं मेरी माइक की आवाज में बोलूं और वो एफएम रेडियो पर रिसीव हो जाए। मोबाइल रेडियो पे तो रिसीव नहीं होगी क्योंकि वो बहुत अच्छे अलाइन होते हैं, लेकिन एनालॉग रिसीवर्स पे रिसीव हो जाती थी। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट कराते हैं, रिएक्ट जो कि आपका कैपेसिटर इंडक्टिव की आपस की रेजोनेंस से बनती है। अब आप चाहे वो 100 मेगाहर्ट्ज बनाए, 93 मेगाहर्ट्ज बनाए। ठीक है जी। तो ये क्या कहलाती है, आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि आपके दो रेजोनेंट कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है जी। इन्होंने एग्जांपल दिए, और वो क्लास सी जो है वो लेस देन 180 डिग्री पे काम करता है, हमारे लिए फिलहाल इतना काफी है। ये देखिए आ गया आपका रेजोनेंट सर्किट। यहाँ पे चाहे तो आप एंटीना लगा दें, यहाँ पे आपने इनपुट दी, ये क्या बन गया, आपका एक ट्रांसमीटर बन गया। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ मैं आपको ये दिखा भी दूं। खैर ये बहुत सारे रेजोनेंट सर्किट है, हमारा फिलहाल इससे ताल्लुक नहीं है और हमारे कोर्स के अंदर भी नहीं है। ठीक है बड़ी मजेदार चीज। ठीक है जी, क्लास डी का भी मैं जिक्र कर दूंगा, या क्लास डी के लिए अगले लेक्चर के अंदर दिखा दूंगा। मैं फिलहाल आपको रेजोनेंट सर्किट दिखाने की कोशिश करूँ। अच्छा जी। कुछ चीजें हैं, अभी हम गूगल अप कर लेते हैं इसे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता अभी की अभी जिक्र है। बल्कि ये देखें, बी सीरीज का ट्रांजिस्टर है, ये डी सीरीज का है, ये एनपीएन और पीएनपी, और जो कि पुरानी मैन्युफैक्चरिंग है ये ग्रीन कलर में। ये भी हमने यही बात की, ये दो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है जी। और क्योंकि ये पीएनपी इसलिए क्योंकि ग्रीन पैकेजिंग में, तो ये डिफरेंस था पहले। अब ये चीज है, ये भी एक बहुत पुराना पैकेज है, मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन लगे हुए देखे पावर सप्लाईज वगैरह के अंदर, एम्प्स में नहीं देखे ये मैंने। लेकिन क्या देखें, बी सीरीज है और डी सीरीज। अब अगर कलर ना भी हो ग्रीन, तो बी से पहचान में आ जाएगा क्या है, ये आपका पीएनपी है। अच्छा जी। अब हम कह रहे थे एफ एम माइक। वाह। ठीक है जी। ये एमेचर इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉबी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा मिलता था, बनाया जाता था, बहुत आराम से बन जाता है। ठीक है जी। एक पेंसिल के ऊपर चंद तार के टर्न डालें और ये आपका इसका इंडक्टर तैयार और ये सब चीज तैयार। अब देखें क्या है, ये क्लास सी ऑपरेशन में काम कर रहा है। देखेंगे तो अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू से पता चल रहा है कि ये ट्रांजिस्टर थोड़ा सा ओवर बाइस्ड है। ठीक है जी। और ये आ गया आपका एलसी रेजोनेंट सर्किट। जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो यहाँ से फिल्टर होकर एंटीना से आउट हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे एलसी टैंक सर्किट में आपको कॉइल बनाने प्रॉब्लम है, आप पीसीबी पे फैब्रिकेट कर लें। ठीक है जी। कॉइल का मकसद क्या है, वाउंड करना। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें किसी ने बनाया है आपको समझाने के लिए, ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसको रिसीव करने के लिए आपके पास एनालॉग रेडियो होना चाहिए। ठीक है जी। ये देखें आपका एलसी टैंक सर्किट, वेरिएबल कैपेसिटर लगा है फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए। ठीक है जी। वेरिएबल सर्किट लगा है फ्रीक्वेंसी एडजस्ट। अब देखें इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर देखा जाए तो क्या है यहाँ पे कि ये भी करंट भी कम आ रहा है और वोल्टेज को ड्रॉप भी ये कम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर के रीजन में एक्टिव रीजन की भी थोड़ा सा ऊपर है, तो ये क्या करेगा, आपका क्लास सी ऑपरेशन में ही काम करेगा। ठीक है जी।
ये आपका एलसी टैंक सभी देखें वेरिएबल कैपेसिटर लगा हुआ फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए। फर्स्ट करें आपने बना लिया, अब वो फर्स्ट करें ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है जो आ रही है 91 मेगाहर्ट्ज पे मिसाल के तौर पे। तो अगर 91 मेगाहर्ट्ज पे आ रही है तो क्या हो रहा है आपके लिए, अब 91 में दूसरा चैनल भी है, तो आप उसे हटाने के लिए आप कैपेसिटर की वैल्यू नीचे ऊपर करेंगे ताकि वो या तो 90 हो जाए या 92 हो जाए, ताकि आप अपनी बोलने की आवाज आराम से सुन सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, एफएम ट्रांसमीटर भी निकाल लेते हैं। स्कीमेटिक भाई इतना अच्छा वाला नहीं चाहिए, हॉबी सर्किट चाहिए। ठीक है जी, इमेजेस को चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये क्या है आपके पास, ये ज्यादा एम्पलीफाई करेगा, तो इसके अंदर क्या आप ऑडियो सिग्नल देंगे। और ड्यूल ट्रांजिस्टर इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। कौन सा है, एटलीस्ट मल्टी स्टेज तो है। और ये सिग्नल्स को क्या कर रहा है, पहला आया नेगेटिव साइकिल में वेरिएशंस हुई और उसको कहाँ दे दिया गया दोबारा, कॉमन, ये कॉमन कलेक्टर था, ये कॉमन एमिटर आ गया। अब यहाँ जो वेरिएशन आएंगी दोबारा प्लस में चली जाएंगी, अब ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। फायदा क्या हुआ, सिग्नल भी बूस्ट हो गया और फेज जो था वो भी मेंटेन रहा विद रिस्पेक्ट टू योर इनपुट। तो बड़े बड़े अच्छे मिल जाते थे, अब तो खैर हमने भी जमाना हो गया कि ये चीज़ें बहुत सारे अच्छे ट्रांसफर्स में लग जाते थे। उनका नंबर मुझे अब खैर फिलहाल याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा इन टच अब नहीं रहा। उसमें ये होता था उस ट्रांजिस्टर के साथ आपको मिल जाती, बल्कि हाँ C828 हमने इस्तेमाल किया, C829 ये है ही इसीलिए। चलो अच्छी चीज़ याद आ गई। 2SC B5200, ये क्या एनपेन ट्रांजिस्टर, दोनों के पेयर नजर आ रहा है नीचे हैंड में। 2SC 829, 828 जनरल पर्पस है, 829 हाई फ्रीक्वेंसी का। लोड हो जाए बस, यहाँ से भी खोल लेते। कुछ पता नहीं होता नेट का हमारा आजकल, हालांकि फाइबर लग गया लेकिन प्रॉब्लम कर रहा है। ऑल डेटा शीट तो खुल नहीं रही। ठीक है, ये दो साइट्स नहीं खुली, अब ये फाइबर लिंक वालों का कुछ इशू है। स्क्रीनशॉट ले लूँ, केबल प्रोवाइडर को भेजूंगा कि भाई क्या है ये, देखा आप खुल गई। अच्छा, टाइप ट्रांसफर मटेरियल सिलिकॉन है, पोलैरिटी एनपीएन है, मैक्सिमम कलेक्टर पावर 0.25 वाट है। अच्छा जी, इसकी डेटा शीट होती है, इसमें अच्छा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है तो पढ़ के अच्छा लगता है। देखें, ट्रांजिस्टर 2SC 829 इज एन, अच्छा जी, एक्सप्लेन एक्सप्लिटेशन प्लेनर टाइप फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ देखिए गलती, एम्पलीफिकेशन यूनिट। ठीक है जी, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, बहरहाल अब ये चीज़ दिखेगी तो देखेंगे, फिलहाल यहाँ तक ही हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। 2SC 829। अच्छा जी, और एक चीज आई थी, चले ठीक है ये ना हो, क्लास, सॉरी, ए पावर एंड, ठीक है जी। खैर ये तो हमें समझ में आ गया, ये क्लास ए एम्पलीफायर है। ठीक है जी, 2N3055 पे बना हुआ है, दोनों के यहाँ आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है जी, बस सिर्फ एक दिखाने के लिए, ये बाकी इसके प्री एम ट्रांजिस्टर हैं, इसको छोड़ दे। अब आ जाए क्लास ए बी, ए बी ही मिलेगा आपको। ये देखिए क्लास ए बी की बात आई, यहाँ पे आ गए दो ट्रांजिस्टर आ गए। अब इसका कोई अगर हमें डायग्राम है, बहुत सारे आईसीस पे भी लिखा हुआ था क्लास ए बी है, चले ये भी देख लेते हैं।
ये क्लास ए बी एम्पलीफायर TDA 8946 गूगल कर लेते हैं। TDA 8946 गुड। ठीक है जी, इसकी आ जाए PDF पे ताकि हमें क्या मिल जाए, डाटा शीट मिल जाए। NXP बहुत जबरदस्त कंपनी, इसकी पहले सैनी होती थी, अब ये आ गई है। क्या हो गया भाई? BTL का भी बता देते हैं, आखिरी चीज होगी इस लेक्चर में। ठीक है जी, नहीं भाई प्रिंट नहीं करना। डाउनलोड करने में क्यों इतनी परेशानी हो रही है सर? मुझे हो रही है, बेसिकली गलत जगह क्लिक कर रहा हूँ बार बार। ठीक है जी, चलें। TDA 8946, अब ये क्या है, एक IC है, इसके अंदर सारी चीजें फैब्रिकेट हुई हुई हैं। 15 वॉट के दो एम्पलीफायर्स हैं इसके अंदर। ठीक है जी। और ब्रिज टाइड लोड, अभी BTL क्या है, ये आखिरी चीज होगी। पहले हम इसका इंटरनल डायग्राम देख लें कि, और फिलिप्स वालों की है, बेहतरीन। ठीक है जी। BTL का मकसद ये होता है कि आपने दो एम्पलीफायर बना लिए, दो आइडेंटिकल एम्पलीफायर बना लिए, एक से आपने प्लस साइकिल एम्पलीफायर कराया और एक से आपने माइनस साइकिल एम्पलीफायर कराया। तो अगर आपके पास एक एम्पलीफायर है जो कि 10 वॉट का है, और अगर आप दो एम्पलीफायर 10 के लेते हैं, तो उसको 20 कैसे इस्तेमाल करेंगे? स्पीकर का प्लस एक एम्पलीफायर में, स्पीकर का माइनस दूसरे एम्पलीफायर में, और एक की इनपुट ग्राउंड होगी और एक पे सिग्नल आएगा। खैर कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल दिया हुआ है उसकी तरह ही होता है। तो क्या कहलाता है ये? BTL होगा ना। कार के एम भी देखें तो आप क्या करते हैं, एक तरह से प्लस एक तरह से माइनस का वूफर को ग्राउंड नहीं लगाते। ठीक है जी, तो ये कहलाता है आपका BTL। अच्छा जी। BTL के अंदर जो स्पीकर के एक टर्मिनल है वो ग्राउंड नहीं होता, वो दूसरे एम्पलीफायर पे लगता है। अच्छा जी, इसमें कहीं इंटरनल डायग्राम दिया हुआ है? हाँ, ये सच में ये बाइसिंग सर्किट दिया है। देखिए आपके पास ये दो ट्रांजिस्टर आ रहे हैं, डायोड। इसका मतलब क्या है, ये खुद ही समझ में आ रहा है कि क्या आपके पास BTL है। इसमें कहीं स्कीमेटिक डायग्राम है? आखिरी चीज और ये हमने बहुत ज्यादा देखी है, जो आपके घर के स्पीकर्स होते हैं उसमें TDA 2030, TDA 2030 50 भी आती है। ठीक है जी। अब आप इसमें देखें कि ये क्या है, इसकी मैं PDF निकाल लेता हूँ। ऑल, यहाँ तक इतनी डिस्कशन हो गई है, तो हम एंड में इसको भी देख लेते हैं। 36 सिंगल पावर दोनों पे चल सकता है, इसका ऐसा सर्किट बना हुआ है जो प्लस माइनस भी चल सकता है और प्लस ग्राउंड पे भी चल सकता है। सिंगल सप्लाई, प्लस एंड ग्राउंड। स्प्लिट सप्लाई, प्लस माइनस एंड ग्राउंड। ठीक है जी। क्लास ए ऑपरेशन है, क्योंकि इसके अंदर आउटपुट आप देख रहे हैं कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या स्प्लिट सप्लाई लग गई, तो अब आपको क्लास ए ऑपरेशन खत्म हो गया? नहीं, ये जो भी क्लास है सिंगल सप्लाई, इसका मतलब यहाँ पे क्यूसेंट पॉइंट सेट होगा, तो इससे उस DC को बचाने के लिए उन्होंने कैपेसिटर लगा दिया। जब आप प्लस माइनस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड पे आ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर कौन सा है? ये क्लास AB ही सर्किट है इसके अंदर। ठीक है, अगर इसका इंटरनल सर्किट मिल जाए इसमें तो अच्छी बात है, अमूमन डाटा शीट वाले देते हैं। लेकिन ये तो खैर BTL आ गया, देखिए जो हम बात कर रहे थे, ब्रिज टाइड लोड। लेकिन इसकी इंटरनल डायग्राम नहीं है इसमें, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि जो आपकी IC है वो जब ऑब्सोलीट प्रोडक्ट है। फिर देखिए इसमें हीट सिंक भी दी हुई है, हीट डेसिपेट करने के लिए। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली। ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, हाँ भाई हो गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में आज तक चल रही है। ठीक है जी। चलें, यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। फिर लेक्चर 39 में मुलाकात होगी और हम इसको वाइंड अप करेंगे, और फिर हम चलेंगे मॉसफेट के ऊपर। ठीक है जी, देखेंगे कोई चीज़ रिवाइज करनी होगी कर लेंगे, और मॉसफेट का चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।